नमस्कार साथियों, मिशन सरकारी राजस्थान के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हो, आज है मॉडल पेपर नंबर 3 जीके के लिए एलडीसी परीक्षा 2026 5 जुलाई 2026 को क्या होगी, आयोजित होगी। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित ये टेस्ट है। इस टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको करवाऊंगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम नहीं चल रहा है, दूसरा तरीका है कि वीपीएन लगाकर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे इसकी पीडीएफ है और वहाँ मैसेज कर देना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के मॉडल पेपर के ऊपर। तो आज का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पारिस्थितिकी से, यानी इंडियन इकोलॉजी से क्वेश्चन है, जो आपका पहला ही टॉपिक दे रखा है जो जीके वाला है उसमें। तो पूछ रहा है भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल और विश्व की कुल जैव विविधता में इसका योगदान क्या है। तो आपको इसके बारे में बताना है, यानी कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसके बारे में डिटेल से बताइए। पहले आप एक काम कीजिए, फिर से आपको बता देता हूँ रिवाइज करने के लिए। जब भी आपके सामने प्रश्न आए, वीडियो को रोकिए, आप खुद प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मैं तो यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे बताऊंगा ही, लेकिन आप क्या कीजिए, आप खुद यहाँ पे प्रयास कीजिए कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, प्रश्न का उत्तर दे पाऊँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है भारत का क्षेत्रफल विश्व का 10% है। गलत बात है। देखिए, जो पूरा विश्व है उसका भारत 2.4% है। इतना बड़ा ये मान लीजिए ये पूरा विश्व है या भूगोल है, पृथ्वी है, उसका केवल यहाँ पे भारत का हिस्सा है 2.4%। और इसके अलावा जो यहाँ पे पादप की प्रजातियां पाई जाती हैं, पूरे विश्व में जितनी भी पादप की प्रजातियां पाई जाती हैं, भारत में केवल उसका 8% भाग ही पाया जाता है। इसके अलावा एक चीज और बात बता दूं, यहाँ पर जो विश्व की लगभग 6.5% जीवित प्रजातियां पाई जाती हैं। कहाँ पर? भारत के अंतर्गत जीवित प्रजातियां कितनी हैं? 6.5%। और कुल पादप प्रजातियां हैं 8%। विश्व का कितना है? 2.4%। क्या है? भारत है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? भारत क्षेत्रफल विश्व में 2.4% है और विश्व की लगभग 8% पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा जैव विविधता क्षेत्र है जिसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है और जो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। देखिए, ये हमारा भारत है और ये ऐसे, ये जो नीचे वाला भाग है यहाँ पे गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये है पश्चिमी घाट, जबकि इस दूसरी साइड होता है पूर्वी घाट। तो इस पश्चिमी घाट को दूसरे नाम से जानते हैं, उसका दूसरा नाम है सह्याद्री। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अभिलेखित वन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, इसमें सर्वाधिक विस्तार वाली श्रेणी है। अब आपको एक बात बता दूं, राजस्थान में वन वाला टॉपिक है, वन वाले टॉपिक में अभिलेखित वन के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन। इनका परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, या फिर कौन से जिले में कौन सा वन सर्वाधिक है। तो यहाँ पे कुछ वन दे रखे हैं, उनके बारे में आपको बताना है। सर्वाधिक विस्तार किस श्रेणी से है, तो यहाँ पे प्रतिशत बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। देखो, सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? संरक्षित वन का। संरक्षित वन कितना है? 56.43% संरक्षित वन है। और जो संरक्षित वन है सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? 12 जिले के अंतर्गत संरक्षित वन सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर आते हैं आरक्षित वन। तो ए नंबर पे आरक्षित वन, वो कितने हैं? 37.05% आरक्षित वन है। और आरक्षित वन सबसे ज्यादा उदयपुर में है, उदयपुर में आरक्षित वन है। जबकि यहाँ पे जो अवर्गीकृत वन है वो कितने हैं? वो 6% के आसपास अवर्गीकृत वन है, 6.53%। और जो अवर्गीकृत वन है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा है? वो है बीकानेर में। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि अभिलेखित वन में सर्वाधिक विस्तार किसका है? तो सर्वाधिक विस्तार किसका है? संरक्षित वन का। संरक्षित वन सबसे अधिक है 56.43%, अभी आपको बताया। और 12 जिले में सबसे ज्यादा संरक्षित वन ही है। देखो, 3 श्रेणियों में बांटा गया है अभिलेखित वन को, संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे गलत और सही के बारे में बताना है। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। बाघ, भगेरे और नीलगाय यहाँ पर पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में है, बाघ, भगेरे और नीलगाय यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों का संरक्षक कहलाता है और यह भरतपुर में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में स्थित है और यह पक्षियों का संरक्षक कहलाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पक्षी यहीं पे आते हैं, पूरे राजस्थान या पूरे भारत में भी ऐसे मान सकते हो आप।
नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पे बता देता हूँ, पूछे कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके सामने हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। जबकि जो जैसलमेर वाला है वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, नाम ही उसका कुछ ऐसा है, लेकिन वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, केवल 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है। इनको ध्यान से रट लेना आप। तो यहाँ पे तीनों के तीनों क्वेश्चन सही हैं स्टेटमेंट। नेक्स्ट है चंबल नदी परियोजना के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल सही बात है, जो चंबल नदी परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है राजस्थान की हिस्सेदारी और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत दे दिया है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है, 50-50 की हिस्सेदारी है, यानी 50% की हिस्सेदारी राजस्थान की है, 50% की हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। नेक्स्ट है इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, विद्युत ऊर्जा और मृदा संरक्षण है। बिल्कुल सही बात है, सिंचाई इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है विद्युत उत्पादन करना, इस पे 4 बांध बने हुए हैं। यहाँ पे कौन कौन से बांध है, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैरा, 4 बांध है। इन बांधों का नाम भी आपको ध्यान रखना है, चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है राम जल सेतु परियोजना वर्तमान में किन 2 प्रमुख परियोजनाओं के एकीकरण का परिणाम है। अब मैं आपको बात बता दूं, ये जो राम जल सेतु लिंक परियोजना है, जिसे क्या बोलते हैं, ERCP बोला जाता है, या कौन कौन से जो परियोजना है उनको जोड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है कि यह पूर्वी राजस्थानी नहर परियोजना और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को जोड़ेगा। कौन सा, राम जल सेतु परियोजना कौन कौन से का जोड़ेगा, पूर्वी राजस्थानी नहर परियोजना, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। इन दोनों को जोड़कर क्या बनाएगा, नया जो परियोजना है राम जल सेतु परियोजना बनेगी। तो इसका राइट आंसर ये है। यह पूर्वी राजस्थान में जलापूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। नेक्स्ट है रामपुरा अगुचा सीसा जस्ता के क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र में स्थित है रामपुरा अगुचा। देखिए जो रामपुरा अगुचा है वो भीलवाड़ा में स्थित है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, रामपुरा अगुचा किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अब सीसा जस्ता के लिए कौन कौन से जिले में कौन कौन से स्थान है वो आपको बता देता हूँ। जो उदयपुर है उसमें जावर की खाने प्रसिद्ध है, यानी जावर क्षेत्र सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो सीसा जस्ता के साथ चांदी भी मिश्रित रूप से निकलती है। ये ऐसे समझ लीजिए कि सह उत्पाद के रूप में सीसा और जस्ता एक साथ निकलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गेलेना। सीसा और जस्ता एक साथ जहाँ पे निकलते हैं उनको क्या बोलता है, गेलेना कहा जाता है, मिश्रित रूप को इनको। जो राजसमंद है, राजसमंद में कौन सा यहाँ पे क्षेत्र है सीसा जस्ता के लिए, सीसा जस्ता के लिए राजसमंद में राजपुरा दरीबा है। राजसमंद में एक क्षेत्र है, किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा और जस्ता के लिए। तो रामपुरा अगुचा कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। और एक कंफ्यूजन होगा आपको, राजपुरा दरीबा राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं बिजली के बारे में, और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बार प्रश्न को देखिए, खुद देने का प्रयास कीजिए आंसर इसका, और फिर मैं आंसर इसका करवाता हूँ। फर्स्ट है राजस्थान को मध्य प्रदेश के साथ सम्मिलित सतपुड़ा विद्युत ग्रह से बिजली प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा विंध्यन ऐसे समझ लीजिए, वहाँ पे सतपुड़ा में क्या लगाई गई है, विद्युत ग्रह परियोजना है, उससे दोनों राज्यों को बिजली प्राप्त होती है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है धौलपुर में 330 मेगावाट का कंबाइंड साइकिल गैस पावर प्रोजेक्ट प्रगति पर है या कार्यरत है। देखिए धौलपुर में कौन सा पावर प्लांट लगाया जा रहा है, गैस के लिए एक पावर प्लांट लगाया जा रहा है। उस गैस के पावर प्लांट से क्या बनाई जाएगी, विद्युत। कितनी, 330 मेगावाट की विद्युत बनाई जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सिंगरौली सुपर पावर स्टेशन, जो केंद्र सरकार की परियोजना है, राजस्थान को बिजली प्राप्त होती है। जो देखो 2 स्टेशन ऐसे हैं, सिंगरौली और रिहंद, 2 परियोजनाएं हैं, उनसे क्या होता है, राजस्थान सरकार को बिजली आपूर्ति यानी की जाती है। सिंगरौली और रिहंद भारत सरकार की परियोजनाएं केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं, लेकिन बिजली किनको प्राप्त कराती है, राजस्थान सरकार को बिजली प्राप्त करवाती है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, ए, बी व सी तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IT पार्क से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सा यहाँ पे सही है कौन सा गलत है।
देखिए पहला है आईटी पार्क जयपुर सीतापुरा में है, चौपकी और बोरनाड़ा में स्थापित किए गए हैं। अब आईटी पार्क के बारे में आपको बता देता हूँ। सीतापुरा जयपुर में आईटी पार्क है, चौपकी भिवाड़ी में है, बोरनाड़ा जोधपुर में। और इनको क्या बोलते हैं, इनको बायोलॉजिकल पार्क भी कहा जाता है। आईटी पार्क को क्या बोलते हैं, बायोटेक्निकल पार्क, सॉरी बायोलॉजिकल नहीं, बायोटेक्निकल पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है इन्हें बोला जाता है। किसको, आईटी पार्क को बायोटेक्नोलॉजी पार्क बोला जाता है। तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, इन पार्कों को बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहा जाता है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है स्टोन पार्क धौलपुर में बनेगा या फिर धौलपुर ग्राम विष्णोदा में विकसित किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टोन पार्क कहाँ बनेगा, धौलपुर में। गांव का नाम पूछ ले तो विष्णोदा गांव में यह बनेगा, 132 एकड़ भूमि में यह बनेगा। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ए, बी व सी तीनों के तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की कला संस्कृति से है। भील जनजाति के घरों का समूह है या बस्ती के संदर्भ में फला और पाल क्या है। अब फला और पाल के बारे में आपको बताना है। देखो भील जनजाति है, उसमें फला और पाल के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो एक तो होता है घर, 8 या 10 घरों को मिला दिया जाए तब क्या बनेगा, तब एक फला का निर्माण होगा। 8 या 10 घरों का समूह क्या कहलाएगा, फला कहलाएगा। और यदि कई फला यानी 4-5 जो फला एक साथ मिल जाएंगे, 4 से 5 फला एक साथ मिल जाएंगे, तब इनको क्या बोलेंगे, पाल बोला जाएगा। पाल के मुखिया को क्या बोलते हैं, पालकी या गमेती। पालकी या गमेती किसे बोलते हैं, पाल के मुखिया को पालकी या गमेती बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर आप देख लीजिए। अब मैंने बताया आपको भीलों के निवास स्थान या बस्तियों की इकाई है, ये बिल्कुल सही बात है। ये भीलों का निवास स्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है मारवाड़ शासक के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके बारे में आप बताना है कि आपको कौन सा सही है या कौन सा गलत है। क्या पूछ रहा है, जसवंत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। दूसरा है 1570 में नागौर दरबार लगा, नागौर, ये बात बिल्कुल सही है। अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया के दौरान चंद्रसेन ने अकबर से संधि कर ली, ये बात बिल्कुल गलत है। जो यहाँ पे चंद्रसेन है उन्होंने अकबर से कोई संधि नहीं की थी और वो वहाँ से लौट आए थे। कहाँ से, जो अकबर ने नागौर दरबार लगाया 1570 से, तो वहाँ पे चंद्रसेन वापस आ गए थे। दूसरा है यहाँ पे महाराजा जसवंत सिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध यानी धर्मत के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, गलत बात है। जो महाराजा जसवंत सिंह ने उन्होंने धर्मत के युद्ध में दारा सिकों का साथ दिया, ना कि औरंगजेब का, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनकी उदयपुरी रानी ने किले के दरबार नहीं खोले, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। क्या चीज़ गलत है यहाँ पे, जसवंत सिंह की मृत्यु नहीं, यहाँ पे जब धर्मत का युद्ध हुआ तो जसवंत सिंह वहाँ पे हार गए थे यानी पराजित हो गए थे। तो उनकी जो उदयपुरी रानी थी, जिन्हें हाड़ी रानी भी बोला जाता है, उन्होंने क्या किया कि दरबार नहीं खोले, मृत्यु पर दरबार नहीं खोले, वहाँ पे विजय नहीं हुआ यानी पराजय हुई थी, तब क्या किया था, उन जो रानी थी उन्होंने दरवाजे नहीं खोले। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, यानी पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और सारे स्टेटमेंट गलत हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा केवल एक स्टेटमेंट सही है और जितने भी स्टेटमेंट है तो इन्हीं को तीनों गलत हैं। अब यहाँ पे बोलियों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और क्या बोल रहा है कि असत्य कथन का पहचान कीजिए बोलियों के संदर्भ में। तो पहली है वागड़ी बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात है। वागड़ी बोली हमारे दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है, जिसमें डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये वाले हिस्से आते हैं। तो वहाँ पे किसका प्रभाव देखने को मिलता है, वहाँ पर गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात है। शेखावाटी बोली चूरू, झुंझुनू, सीकर क्षेत्रों में बोली जाती है, बिल्कुल सही बात है। जो शेखावाटी बोली है, देखो शेखावाटी के अंतर्गत यही जिले हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, पहली भी सही है। तीसरी है मालवी बोली केवल मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है और राजस्थान में इसका कोई प्रभाव नहीं है। जहाँ पे केवल शब्द आ जाए तो वहाँ पे मैक्सिमम चांस होंगे यानी 90% चांस होंगे कि वो ऑप्शन गलत होता है। केवल यहाँ पे जो मालवी बोली है मध्य प्रदेश की, उसका प्रभाव राजस्थान की जो
बोली है उसमें गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। प्रतापगढ़ और जो झालावाड़ जिला है उनमें जो बोलियां बोली जाती हैं उसमें मालवी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो चुका है। नेक्स्ट है भीलों की बोली को भीली बोली कहा जाता है जो आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 यहाँ पे असत्य के बारे में पूछा है तो 3 यहाँ पे असत्य है। आधुनिक साहित्य से यानी कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी हैं उनके बारे में आपको बात बताना है कि सही है या गलत है। तो यहाँ पे पूछा है कि सही नहीं है, गलत के बारे में आपको बताना है। तो पहला दे रखा है कि राष्ट्रीय चेतना का बीज बोने वाले कविराज बांकीदास और सूर्यमल मिश्रण है। बिल्कुल सही बात है, बांकीदास और सूर्यमल मिश्रण ने मिश्रित रूप से राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया है। नेक्स्ट है 1956 के अकाल का मार्मिक चित्रण किसने किया है? कवीश्वर उमरदान ने किया है। बिल्कुल सही बात है, कवीश्वर उमरदान ने जो 1956 के अकाल का मार्मिक चित्रण किया है। नेक्स्ट है द्रौपदी विनय के माध्यम से नारी चेतना रामनाथ कविया ने, यहाँ पे द्रौपदी माध्यम जो द्रौपदी विनय है इनकी जो ये पुस्तक है ये इन्होंने लिखी है उसके माध्यम से नारी चेतना को जागृत किया है। किसने? रामनाथ कविया ने। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पहली फिल्म का आधार रानी कुमारी चुंडावत की कहानी है। तो ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, जो यहाँ पे पहली फिल्म नहीं है, हिंदी में बोले तो इसे पहली फिल्म है। पहली फिल्म रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जो कहानी है उससे नहीं बनी है। पहली फिल्म किससे बनी है? जो विजयदान देथा की करती है दुविधा नाम की विजयदान देथा द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है या कृति है, उसके ऊपर पहली नाम की एक फिल्म बनाई गई है। दुविधा किसकी है? विजयदान देथा की। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की कौन कौन सी पुस्तकें हैं उसके बारे में बता देता हूँ। मांझल रात, अमोलक बाता, ये किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की कहानियां हैं। तो इसका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी असत्य के बारे में पूछा है तो डी यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे गुड़ला नृत्य के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इनमें से छांटना है कौन सा सही है या गलत है। पहला है यह नृत्य मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र यानी जोधपुर में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, गुड़ला नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसमें जो महिलाएं हैं सिर पर छिद्रित मटका रखती हैं, उसमें एक जलता हुआ दीपक भी रखती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चौथा है यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। गलत बात, पहला ही यहाँ पे गलत हो चुका है। पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है, यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह अष्टमी से लेकर गणगौर के मध्य किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है? विवाह के अवसर पर नहीं, अष्टमी से लेकर गणगौर के मध्य किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो यानी असत्य पूछा है तो डी असत्य होगा। नेक्स्ट है लोक देवता गोगाजी के संदर्भ में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको इनके बारे में बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब यहाँ पे पहला ही दे रखा है कि गोगाजी को जाहर पीर और नागराज के रूप में पूजा जाता है। गोगाजी को जाहर पीर, जिंदा पीर कहते हैं, नागराज के रूप में पूजा जाता है। इनका जन्म स्थान ददरेवा चूरू है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे ये गलत दे दिया है कि धुरमेड़ी कहलाती है। जो ददरेवा चूरू है वहाँ पर गोगाजी की शीश यानी गोगाजी का शीश आके यहाँ पर पड़ा था मतलब जब गोगाजी युद्ध कर रहे थे तब इनका जो शीश था गोगाजी का, तो वो ददरेवा चूरू में आकर गिरा था। उसे क्या बोलते हैं? शीर्ष मेडी। जबकि धुरमेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? धुरमेड़ी हनुमानगढ़ में। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो गोगाजी का युद्ध है अपने मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन के साथ हुआ। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है। पूछ क्या रहा है कि सत्य कथन बताइए, तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही है। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संत जाम्बोजी के विश्नोई संप्रदाय के बारे में कुछ कथन है, आपको इनको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन के बारे में बताना है। जो संत जाम्बोजी है इनका जन्म नागौर में 1451 में हुआ। तो यहाँ पे दे रखा है 1451 में नागौर के पीपासर गांव में संत जाम्बोजी का जन्म हुआ। इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। तो इन्होंने 1885 में समराथल में विश्नोई संप्रदाय का परिवर्तन किया। बिल्कुल सही बात है। विश्नोई समुदाय में कितने सिद्धांत हैं? टोटल 29 सिद्धांत है। 20 + 9 = विश्नोई। तो यहाँ पे यह तीसरा स्टेटमेंट जाम्बोजी ने अनुयायी ने 32 सिद्धांतों का पालन किया। गलत बात है, 29 सिद्धांतों का पालन किया है। 20 + 9 = विश्नोई। ऐसे करके कुछ यहाँ पे सिद्धांत बने हैं। और जो लास्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है, इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जंबसागर और जंब संहिता। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने जंबसागर और जंब संहिता की रचना की है। तो वहाँ पे सी गलत था, वो आपको बता दिया है।
दांतों के बीच सोने की कील होती है उसे क्या कहते हैं? जो दांतों के बीच में सोने की कील जड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको चूप कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा चूप। और रखन क्या कहलाता है? जो रखन है, जो दांत हैं उसके ऊपर सोने की खोल या पत्थर की खोल चढ़ाई जाती है। पत्थर की, देखो जब दांत टूट जाते हैं तो पत्थर की खोल चढ़ाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? रखन। पत्थर की खोल चढ़ाई जाती है उसे रखन बोला जाता है। बारी नाक में पहनी जाती है, बाजूबंद हाथ में पहने जाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ खनिज क्षेत्र दे रखे हैं और आपको इनको मिलान करना है और पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित के बारे में आपको इनको बताना है। तो छोटा करें, हाँ। तो पहला ही यहाँ पे है लोहा अयस्क। लोहा अयस्क कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? डाबला सिंगाना कहाँ पे है? सीकर में है। थूर हुंडेर कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। और जबकि नीमला रायसल कहाँ पे स्थित है? दौसा में स्थित है। तो लोहा अयस्क यहाँ पे डाबला सिंगाना, थूर हुंडेर, नीमला और रायसेन इसमें पाया जाता है। पहले स्टेटमेंट सही है। मैग्नीज कहाँ पे पाया जाता है? मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन बांसवाड़ा जिले में होता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? लीलवाणी, कालाखूटा और तिलवाड़ा बाड़मेर में मैग्नीज पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, सीसा जस्ता कहाँ पे पाया जाता है? जावर उदयपुर में, यहाँ पे दे रखा है जावर उदयपुर में सीसा जस्ता पाया जाता है। रामपुरा अगूचा भीलवाड़े में पाया जाता है। अभी क्वेश्चन आया था पीछे, रामपुरा अगूचा के बारे में पूछा था। कायड़ अजमेर में क्या पाया जाता है? ये सीसा जस्ता पाया जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, तांबा कहाँ कहाँ पे मिलता है? तांबा खेतड़ी सिंगाना में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध खान है ये। तो खेतड़ी सिंगाना में तांबा मिलता है। कोल्हन में और बाबर बरखेड़ा में भी क्या मिलता है? तांबा पाया जाता है। तो चारों स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही हैं, सारे के सारे दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्रांतिकारी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी क्रांतिकारियों को बरेली जेल में यातनाएं दी गई और उन्होंने एक बात बोली थी, उस बात के बारे में यहाँ पे पूछा है। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। तो वे कौन थे उन्होंने जो ये स्टेटमेंट बोला है? देखिए, जो यहाँ पे बनारस हत्याकांड या बनारस षड्यंत्र हुआ था उसके तहत किसको गिरफ्तार किया गया? प्रताप सिंह बारठ को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया बनारस षड्यंत्र में। उन्हें कहाँ पर रखा गया? उन्हें यहाँ पे बरेली जेल के अंतर्गत रखा गया। तो बरेली जेल में ही ये स्टेटमेंट दिया किन्होंने? प्रताप सिंह बारठ ने। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक होगा, प्रताप सिंह बारठ ने बोला। नेक्स्ट है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 नामक पुस्तक किसकी है? ये सबको पता है, मैक्सिमम लोग जानते हैं। 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका क्या है? हिंदी नाम बता दिया है मैंने आपको। तो यह पुस्तक लिखी है नाथुराम खड़गावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी विकास कार्यक्रम के भौगोलिक विस्तार के संबंध में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ क्या रहा है कि सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। जो यहाँ पे शहरी जनजाति है उनके यहाँ पे कुछ कार्यक्रम है, उनके बारे में बताना है। तो पहला है, यह कार्यक्रम राजस्थान के हाड़ौती में, ये गलत बात है। जो शहरी जनजाति है वो 12 जिले में दो तहसीलें हैं, शाहबादगंज और किशनगंज, वहाँ पे निवास करती हैं। तो यहाँ पे हाड़ौती में ना होकर 12 जिले के शाहबादगंज और किशनगंज में ये निवास करती हैं। तो इसे 1977-78 में केवल 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के लिए शुरू किया गया। बिल्कुल सही बात है, शहरी विकास कार्यक्रम। इस योजना के तहत 3200 गलत। तो इस योजना के तहत केवल 435 गांवों को क्या किया गया? कवर किया गया है। 435 गांवों को कवर किया गया है शहरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट है, यह पूरी तरह राज्य सरकार के निधि से गलत। यह जो परियोजनाएं, ध्यान रखिएगा, शहरी विकास कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही थी। ये तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो चुका है। केवल 20 स्टेटमेंट सही है। 1977-78 में चलाई गई। 12 में जिले में शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में 435 गांव इसमें सम्मिलित हैं और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे उत्पादक एवं प्रजातीय पंचगौरव में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको इनको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन है पंचगौरव के बारे में। तो
पंचगौरव कार्यक्रम में कौन सा जिला में कौन सा उत्पाद है, कौन सा यहाँ पे प्रजाति गौरव प्रजाति मानी जाती है उसके बारे में। तो धौलपुर जिले में रेड स्टोन है, बिल्कुल सही बात है, रेड स्टोन पत्थर है जो धौलपुर जिलों में क्या माना जाता है, पंचगौरव में शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो धौलपुर का मार्बल और ग्रेनाइट है ये बहुत प्रसिद्ध है। धौलपुर का लाल पत्थर यानी रेड स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट प्रसिद्ध है। उसके अलावा आधारित उत्पाद में खेजड़ी प्रजाति का चयन किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि खेजड़ी प्रजाति का चयन किसके लिए किया गया है, धौलपुर जिले में पंचगौरव कार्यक्रम के तहत किया गया है। नेक्स्ट है बांसवाड़ा जिले में आम की उपज और महुआ की वनस्पति प्रजाति को गौरव माना गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है, बांसवाड़ा जिला है उसमें आम की उपज और महुआ की जो वनस्पति है उसको प्रजाति का गौरव माना गया है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही होते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सी, 1 व 2 दोनों सही हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है किससे रिगार्डिंग है, ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग है। तो पूछ रहा है हाइब्रिड यूएवी रुस्तम के संबंध में पोखरण रेंज में किए गए परीक्षण की क्या विशेषता है। अब रुस्तम क्या है, जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का है, मैं आपको बात बता दूं ये एक ड्रोन का प्रकार है, ऐसे समझ लीजिए। और यहाँ पे रुस्तम है उसकी क्या विशेषता है, तो यहाँ पे हाइब्रिड यूएवी रुस्तम है, उसकी विशेषता है कि ये क्या करता है, लैंडस्केप क्या करता है, देखो यह बिना रनवे के वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के बारे में आपको बता दूं, देखो इतना बड़ा रनवे होता है, उसके बाद चलने के बाद जब यहाँ पे हवाई जहाज उड़ता है तो कुछ दूरी पर चलता है, फिर वहाँ पे हवाई जहाज उड़ता है। लेकिन ये क्या है, ये सीधा ही यहाँ पे क्या होगा, सीधा ही लैंड कर सकता है बिना किसी चले और सीधा ही ऊपर उड़ सकता है, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है सांबर साल्ट लिमिटेड में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कितनी यहाँ पे हिस्सेदारी है। देखिए जो सांबर साल्ट लिमिटेड है SSL किस कंपनी की एक सहायक कंपनी है, वो है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, HSL की एक सहायक कंपनी है। और इसमें 60-40 का हिस्सा है, किसमें 60% केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार का हिस्सा है सांबर साल्ट लिमिटेड में। अब यहाँ पे कुछ कंजर्वेशन रिजर्व दे रखे हैं और यहाँ पे आपको उनके बारे में बताना है, इनका मिलान करना है। देखिए आपने कुछ सुना होगा कुछ नहीं सुना होगा, इनमें से 1 या 2 भी जानते होगे तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए सबसे ज़्यादा ने सुना होगा गंगा भैरव घाटी कहाँ पे है, अजमेर में स्थित है। गंगा भैरव घाटी कहाँ पे है, अजमेर में। वाड़ा खेड़ा के बारे में सुना होगा आपने कईयों ने, वाड़ा खेड़ा कहाँ पे है, सिरोही में स्थित है। रणखार के बारे में सुना होगा, जालौर में। रणखार में क्या है, रणखार में जंगली गधे पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ये रणखार प्रसिद्ध है। तो रणखार कहाँ पे है, जालौर में। और बाज अमली कहाँ है, ये यहाँ पे बारां में स्थित है, बांज अमली। तो यहाँ पे मिला दिया है, पहले का 2 दूसरे का 1, पहले का 2 दूसरे का 1। तो यहाँ पे ये गलत, ये 2 बच चुके हैं। तीसरे का C का 4, C का 4, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऊर्जा के बारे में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे महाराणा कुंभा से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको चारों को देखना है, फिर बताना है गलत कौन सा है या सही कौन सा है। पहला है मंडन द्वारा रचित रूप मंडन ग्रंथ मुख्य रूप से मूर्ति कला से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, जो रूप मंडन नाम का ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया, मंडन द्वारा लिखा गया है। इसमें किसकी बातें की गई है, मूर्ति कला से संबंधित सारी बातें हैं, पहला सही है। दूसरा है कान्य व्यास ने मूर्तमाला नामक ग्रंथ लिखा, गलत बात है। कान्य व्यास ने मूर्तमाला ग्रंथ नहीं लिखा है। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ किसने लिखा है, कान्य व्यास ने एकलिंग महात्म्य ग्रंथ लिखा है। मूर्तमाला ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, चक्करपाणी मिश्र द्वारा क्या लिखा गया, मूर्तमाला ग्रंथ लिखा गया है। ये 2 यहाँ पे गलत हो चुका है। तीसरा है अत्रि भट्ट और उनके पुत्र महेश भट्ट ने मिलकर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। बिल्कुल सही बात है, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसकी रचना की शुरुआत किसने की थी, अत्रि भट्ट ने की थी। उनकी मृत्यु हो गई बीच में और उनके पुत्र महेश भट्ट ने इसे क्या किया, पूर्ण किया था। तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा क्या है, रमाबाई जो कुंभा की पुत्री है, बिल्कुल सही बात है। रमाबाई या इनका दूसरा नाम है वागीश्वरी, इन्होंने क्या किया है कि यह संगीत शास्त्र की जाता है, बिल्कुल सही बात है। और जावर प्रशस्ति में इनको याद किया जाता है, यानी जावर प्रशस्ति में इनका नाम मिलता है। तो चौथा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही, यानी केवल 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये नीचे दे रखा है, ऑप्शन ऊपर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राजस्थान के प्रमुख संगठनों से संबंधित
यहाँ पे कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला है राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1922, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। जो राजपूताना मध्य भारत सभा है उसकी स्थापना 1919 में की गई थी, दिल्ली में नहीं, यह दिल्ली में हुई थी, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर में स्थापित कर दिया गया। तो यहाँ पे 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई, पहला गलत है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 में हुई, ये बात बिल्कुल गलत है। 1927 में हुई। किसकी स्थापना? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई। कहाँ पे हुई? यहाँ पे बॉम्बे में हुई थी, ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही दे रखी है। नेक्स्ट है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1924, ये यहाँ पे गलत दे दिया है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना यहाँ पे क्या हुआ है? 1920 में हुई। किस में हुई? 1920 में। 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा बना, 1920 में मारवाड़ सेवा संघ बना, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में बना। यानी ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं, तो कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अर्जुन लाल सेठी के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है। पहला है उन्हें निमाज हत्याकांड के सिलसिले में पहले जयपुर और बाद में मद्रास की वेल्लूर जेल में रखा गया, बिल्कुल सही बात है। जो यहाँ पे निमाज हत्याकांड हुआ उसमें शक के दायरे में इनको रखा गया है। 70 दिन इन्होंने क्या किया था? जेल में भूख हड़ताल यानी अनशन की थी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। निमाज हत्याकांड में वेल्लूर, पहले जयपुर जेल में फिर वेल्लूर जेल यानी मद्रास की वेल्लूर जेल में रखा गया। वेल्लूर जेल में 70 दिन तक भूख हड़ताल की इन्होंने, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है उन्होंने एकला चरारे के सिद्धांत का पालन करते हुए जन जागरण कार्य किया। इनका एक सिद्धांत है एकला चलारे, एकला चलारे इनका सिद्धांत है। एकला यहाँ पे गलत दे रखा है, एकला चलारे, यहाँ पे एकता चलारे, यहाँ पे मिस प्रिंट दे रखा है, यहाँ पे क्या है? एकता चलारे, एकता चलारे का सिद्धांत है, इन्होंने दिया है किन्होंने? अर्जुन लाल सेठी ने। बिल्कुल तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ और कौन सी खुली? तो यह सूती वस्त्र मिल थी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर। बिल्कुल इसका राइट आंसर है बी, द कृष्णा मिल लिमिटेड, ब्यावर। 1889 में इसकी स्थापना की गई। द कृष्णा मिल लिमिटेड, ब्यावर 1889 में राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा को मावठ कहते हैं और यह किससे होती है? देखो, जो मावठ होता है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, जिसमें गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालाहार योजना के तहत 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? देखिए, पालनहार योजना की शुरुआत 2005 में की गई। आपको ध्यान रखना है 8 फरवरी 2005, सन भी याद रखोगे तो चलेगा। 2005 में पालनहार योजना शुरू हुई। इसमें जो श्रेणियां हैं बच्चों को श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, दूसरी श्रेणी है 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे। देखो, 6 वर्ष तक के बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं, इनके लिए कितने रुपए का प्रावधान है? 1500 रुपये का। और जो 6 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए 2500 रुपये का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर होगा 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 2500 रुपये का क्या किया जाता है? प्रति माह आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, कथोड़ी जनजाति से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गलत कथन के बारे में आपको बताना है। तो पहला है, कथोड़ी जनजाति मूल रूप से महाराष्ट्र की है। बिल्कुल सही बात है, मूल रूप से कहाँ की है? महाराष्ट्र की। यह जनजाति खैर के वृक्ष से कत्था बनाती है, तभी इन्हें कथोड़ी कहा जाता है। यह बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कथोड़ी समाज में शवों को जलाया जाता है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत दिया गया है। जो यहाँ पे कथोड़ी जनजाति है उनमें शवों को दफनाया जाता है, तो स्टेटमेंट सी गलत है। नेक्स्ट है, इस जनजाति के महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली मराठी साड़ी को या साड़ी के अंदाज को फड़का कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही है, जबकि सी यहाँ पे गलत है। तो इसका गलत कथन पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा सी, यहाँ पे गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वास्थ्य संकेतक 2020-21 के अनुसार राज्य की शिशु मृत्यु दर कितनी थी? ये आपको बताना है। 2020-21 का जो राज्य के स्वास्थ्य संकेतक दर है उसमें शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा 30.3 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर। यानी जो 1000 बच्चे जन्म लेते थे तब वहाँ पे क्या होता था? 30.3
क्या मर जाते थे, बच्चे मर जाते थे। अब कुछ भाई बोलेंगे 30.3 कैसे मर जाते थे, ये एक औसत आंकड़ा लिया गया है, इसीलिए इसे शिशु मृत्यु दर बोला जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के कुछ पैनोरमा दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा पैनोरमा कहाँ है। पैनोरमा का अर्थ है कि उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, उसे पैनोरमा सीधा सीधा बोला जाता है। तो पहला है राव शेख हाजी का पैनोरमा अमृतसर जयपुर में लगा हुआ है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राव शेख हाजी का पैनोरमा अमृतसर जयपुर में लगा हुआ है। दूसरा है संत पीपाजी का पैनोरमा गागरोन झालावाड़ में, बिल्कुल सही बात है। संत कुंभा का पैनोरमा राजसमंद झील, ये यहाँ पे गलत है। जो संत कुंभा जी का पैनोरमा है वो राजसमंद जिले में है, ना कि झील में। ये झील गलत है, यहाँ पे राजसमंद जिला होना चाहिए था। और गाँव यहाँ पे स्थान कौन सा है, माल्यावास नामक स्थान पर महाराणा कुंभा का क्या लगा हुआ है, पैनोरमा लगा हुआ है। जबकि जो राजसमंद झील पर है महाराणा राज सिंह का क्या लगा हुआ है, पैनोरमा लगा हुआ है राजसमंद झील पे। राजसमंद जिले में क्या है, माल्यावास यहाँ पे स्थान पर महाराणा कुंभा का पैनोरमा है। तीसरा यहाँ पे गलत है। पन्नाधाय पैनोरमा कमरी राजसमंद में लगा हुआ है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कमरी राजसमंद में पन्नाधाय का पैनोरमा लगा हुआ है। तो सी यहाँ पे असत्य के बारे में पूछा है, तो सी यहाँ पे असत्य है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ कलाएं दे रखी हैं और आपको इनको मिलान करना है। सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है मिलान करने वाला। तो सबको पता है उस्ता कला कहाँ की है, बताइए। उस्ता कला बीकानेर की उस्ता कला है, तो बीकानेर की उस्ता कला। थेवा कला प्रतापगढ़ की है। अजरक प्रिंट कहाँ का है, बाड़मेर का है। और ब्लू पोट्री जयपुर की है। तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1। तो यहाँ पे बी और डी गलत हो चुका है। और यहाँ पे सी का 4 और डी का 3। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सीमेंट उद्योग के बारे में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला दे रखा है कि श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर को ऊर्जा संरक्षण के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया। बिल्कुल सही बात है, श्री सीमेंट ब्यावर को ऊर्जा संरक्षण के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया। दूसरा है जेके वाइट सीमेंट, इसका जो कारखाना है गोटन नागौर में स्थित है। ध्यान रखिएगा गोटन कहाँ पे स्थित है, नागौर में। सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है, पहला कारखाना है नागौर में लगा हुआ था। जेके वाइट सीमेंट गोटन नागौर में पहला राजस्थान का सफ़ेद सीमेंट कारखाना है। राजस्थान में सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला कारखाना श्री राम सीमेंट वर्क्स कोटा में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट है विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित फ्रिज राजस्थान के किस जिले में लगाया गया है। तो एक फ्रिज लगाया गया है और कौन से जिले में लगाया गया है, और जो पूरा वर्ल्ड का पहला फ्रिज है जो सौर ऊर्जा से चलता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर में इस फ्रिज को लगाया गया है। सौर ऊर्जा पे आधारित पहला क्या था, फ्रिज था। नेक्स्ट है जो यहाँ पे परियोजना दे रखी है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें से राजस्थान 100% बिजली का क्या करता है, लेता है। जो परियोजना तो संयुक्त है लेकिन जो बिजली उत्पादित होती है उसको 100% कौन लेता है, राजस्थान लेता है। जो माही परियोजना है वो गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, लेकिन इसकी जो बिजली उत्पादन होती है, कितनी बिजली उत्पादन होती है, 140 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। उसका जो पूरा हिस्सा है राजस्थान ले लेता है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए यह बिजली दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ उत्सव दे रखे हैं और पूछ क्या रहा है, युग्म पर विचार कीजिए कितने कथन सही है। यहाँ पर सही कथनों के बारे में आपको ढूंढना है। पहला है गलियाकोट उर्स। देखो कल भी ये क्वेश्चन आया था जो मॉडल पेपर है उसमें। गलियाकोट है वो कहाँ पे स्थित है, डूंगरपुर की सागवाड़ा तहसील में है। यहाँ पे जो सैयद फखरुद्दीन है उनकी मजार है गलियाकोट डूंगरपुर में। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है गलियाकोट डूंगरपुर। तो पहला स्टेटमेंट सही है, गलियाकोट डूंगरपुर में है। यहाँ पे गलियाकोट का उर्स लगता है, सैयद फखरुद्दीन की मजार स्थित है। दूसरा है थार महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, बाड़मेर में। बिल्कुल सही बात है, थार महोत्सव बाड़मेर में। दूसरा है ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये जैसलमेर में नहीं मनाया जाता है। जैसलमेर में मरू महोत्सव मनाया जाता है, मरू महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। जबकि ऊंट महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है। बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। तो ये यहाँ पे गलत हो चुका है। और नेक्स्ट है, ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे खलकाणी माता गदर्भ मेला
बावगढ़ बद्या जयपुर में, बिल्कुल सही बात है। जो खलकाणी माता का मेला है कहाँ पे लगता है? जयपुर में। कौन से स्थान पर? बावगढ़ बद्या में। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गदरब मेला यानी गधों के खरीद बिक्री के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है खलकाणी माता मेला। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे केवल 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में मोठड़ा किसे कहते हैं? अब बताइए मोठड़े के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से मोठड़े के बारे में सही कथन को आपको बताना है। तो लहरिया, जो मोठड़ा होता है, लहरियादार क्या होता है? एक साफा होता है, उसमें क्या, साफा या फिर लुगड़ी मान लो इसको, तो क्या होता है इसमें लहरिया बनी होती हैं। इस साइड भी लहरिया, ऐसे लहरिया बनी होती हैं, लेकिन क्या होता है इसमें क्रॉस लहरिया बनी होती हैं। इस साइड तो बना दी, फिर उसके बाद में इस साइड लहरिया बनाई जाती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं, यानी क्रॉस करती हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? मोठड़ा बोला जाता है। तो लहरियों की धारी जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं तो इसे मोठड़ा बोला जाता है। नेक्स्ट है राजपूत शासक ने मराठाओं के विरुद्ध संगठित होने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे कब किया? डेट पूछ रहा है। देखिए जो हुरडा सम्मेलन है वो सवाई जयसिंह के प्रयासों से आयोजित किया गया 17 जुलाई 1734 को। 17-17-34, 17-17 दूनी 34। अब आपको याद रहेगा, एक ट्रिक बता देता हूँ। 17-17 दूनी 34 याद रखेगा। 17 जुलाई 1734, जुलाई है 7, 17-7-34, 17-7-34, 17 जुलाई 1734 को क्या मनाया गया? हुरडा सम्मेलन। अध्यक्ष कौन बने इसमें? जो अध्यक्ष हैं महाराणा जगत सिंह बने, और प्रयास किसका था? सवाई जयसिंह के प्रयासों से हुरडा सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट है गोविंदगिरी और यहाँ पे संप सभा के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। यहाँ पे कितने कथन सही हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दे रखा है, गोविंदगिरी का जन्म 1858 में हुआ। बिल्कुल सही बात। जब 1857 की क्रांति चल रही थी, 1857 की क्रांति रनिंग में थी, तो 1858 में क्या हुआ? यहाँ पे गोविंदगिरी का जन्म हुआ। इससे आप रिलेटेड कर सकते हो कि 1857 की क्रांति जब 1 साल पूरा हो गया तो क्या हुआ? इनका जन्म हुआ 1858 में डूंगरपुर में हुआ, और बांसिया या बेडसा गांव में इनका बंजारा परिवार में जन्म हुआ। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, इन्होंने भीलों के सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए 1883 में संप सभा की स्थापना की। बिल्कुल सही बात है। 1883 में क्या हुई? संप सभा की स्थापना की गोविंदगिरी ने। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, संप सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ 1903 में। संप सभा बनी कब थी? 1883 में। 20 साल बाद क्या हुआ? इसका अधिवेशन हुआ 1903 में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गोविंदगिरी ने भीलों को शराब छुड़ाने और चोरी न करने के लिए सादा जीवन जीने का उपदेश दिया। बिल्कुल सही बात है। जो गोविंदगिरी थे उन्होंने क्या दिया? भीलों को शराब ना पियो, चोरी मत करो, सादा जीवन जियो, ऐसा उपदेश दिया। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, सभी चारों कथन सही हैं। नेक्स्ट है बेगू किसान आंदोलन। अब यहाँ पे बेगू किसान आंदोलन का संबंध यानी नेतृत्व किसने किया? यहाँ पे बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किसको सौंपा? ये यहाँ पे पूछ रहा है कि विजय सिंह पथिक ने बोला कि बेगू किसान आंदोलन आप संभालिए। तो बेगू किसान आंदोलन कब का है? 1921 का है बेगू किसान आंदोलन। इनका जो नेतृत्व हुआ वो विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी को सौंप दिया कि अब से आप क्या करो, इसको संभालो, बेगू आंदोलन को। नेक्स्ट है 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो यहाँ पे जो रामदेव जी है, एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी हैं। किसके साथ में? देवता, लोक देवता के साथ में कवि हैं। तो रामदेव जी ने 24 बाणियों नामक ग्रंथ की रचना की है। तो यहाँ पे करंट से क्वेश्चन है, मयंक चक्रवर्ती के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बन जाता है? तो मयंक चक्रवर्ती 94वें ग्रांड मास्टर बने हैं। ध्यान रखिएगा, जो मयंक चक्रवर्ती है 94वें ग्रांड मास्टर बने हैं। ग्रांड मास्टर बनने के लिए कितना जो रैंकिंग होता है वो होता है, एक रैंकिंग होती है एलो रेटिंग। एलो रेटिंग होती है, यदि 2500 से ऊपर आपकी एलो रेटिंग हो जाती है तो आप ग्रैंड मास्टर बन जाते हो। ग्रैंड मास्टर किस में होता है? शतरंज के अंदर ग्रैंड मास्टर होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि वह भारत के 92, गलत बात। जो मयंक चक्रवर्ती है जो 94वें ग्रांड मास्टर बने हैं, पहला गलत है। वह उत्तर पूर्व भारत यानी असम के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मयंक चक्रवर्ती कहाँ से आते हैं? उत्तर पूर्वी राज्य भारत के असम से आते हैं। बी स्टेटमेंट सही है। उन्होंने अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नारम स्वीडन की बजाय जर्मनी से हासिल किया। ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? स्वीडन के स्टॉकहोम से ये जो क्या है अपना ग्रैंड मास्टर शतरंज वाला स्थापित किया है। या जर्मनी
जर्मनी से नहीं, स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम से क्या किया, स्थापित किया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ग्रैंड मास्टर खिताब के लिए उन्हें 2400 एलो अंक, ये बात बिल्कुल गलत है। जब भी कोई ग्रैंड मास्टर बनता है तो एलो अंक 2500 से अधिक होने चाहिए। तो इनका जो स्कोर था 2508 था, तो इन्हें ग्रैंड मास्टर की खिताब या उपाधि दे दी गई। तो ये भी गलत है, केवल दूसरा आंसर सही है। मैंने आपको बता दिया 94 में ग्रैंड मास्टर हैं, असम से इनका संबंध है, स्टॉकहोम के स्वीडन में इन्होंने क्या किया, इस ग्रैंड मास्टर खिताब को हासिल किया है। और इनकी रेटिंग 2500 से ऊपर थी, क्योंकि 2500 से ऊपर एलो रेटिंग में क्या कहता है, ग्रैंड मास्टर बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया। देखिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ 8 मार्च 2026 को हुआ, अहमदाबाद के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वहाँ पे हुआ। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे नाम पूछा जा सकता है किस स्टेडियम में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ 2026 के फाइनल मैच का, वो हुआ 8 मार्च 2026 को, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। अब इन्होंने किसने यहाँ पे क्या किया है, प्लेयर ऑफ द मैच, यानी इस मैच में सबसे ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस किसने दिखाई है, इसलिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा जसप्रीत बुमराह को क्या किया है, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। इन्होंने 15 रन देकर 4 विकेट लिए हैं, 15 रन देकर 4 विकेट लिए हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए इन्हें क्या चुना गया है, प्लेयर ऑफ द मैच किनको चुना गया है, जसप्रीत बुमराह को। और जबकि यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी पूरा का पूरा जो वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट हुआ है, इसके लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को चुना गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन है, जबकि इसका राइट आंसर होगा प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह है। नेक्स्ट है यहाँ पे 48वां क्वेश्चन कि राजस्थान में प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए किस मिशन को चलाया जा रहा है। तो कौन सा मिशन है जो प्राचीनतम पांडुलिपियां और उनका जो मिशन है उनका संरक्षण किया जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर। देखिए राजस्थान में 14 लाख से भी अधिक पांडुलिपियां ग्रंथ हैं, उसके लिए ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कि जो पांडुलिपियां या फिर प्राचीन ग्रंथ हैं उनको क्या किया जा रहा है, संरक्षित किया गया। ज्ञान भारतम मिशन के तहत इसको बचाया जा रहा है। नेक्स्ट है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर चर्म रोग संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, जिसे लंदन के बाद विश्व का दूसरा एडवांस संस्थान माना जाएगा। देखिए लंदन में सबसे बड़ा चर्म रोग संस्थान है, यानी आपका जो स्किन रोग जितनी भी डिजीज होती हैं सबसे बड़ा विश्व में संस्थान कहाँ पे है, लंदन में। दूसरा बनने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा दूसरा और भारत का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल जयपुर में क्या बनेगा, चर्म रोग संस्थान यहाँ पे बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा एसएमएस अस्पताल जयपुर के अंतर्गत, जिसमें क्या होगी, हाईटेक मशीनें और सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर A1 इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2026 में पारित विधेयक के अनुसार राजस्थान का दूसरा राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो राजस्थान का दूसरा विश्वविद्यालय स्थापित है कहाँ पे किया जाएगा। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो राजस्थान का पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है वो कौन सा है। देखिए जो राजस्थान का पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में। पहला है जोधपुर में। अब बनने जा रहा है राजस्थान का दूसरा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, अजमेर में जो राजस्थान का दूसरा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो आज के हमारा जीके का सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो जिन भाइयों ने भी यहाँ तक वीडियो देखी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही यहाँ पे अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।